नारी के शिक्षादाता, मानव कल्याणकारी, मानवता के पुजारी, गुलाम भारत में सभी को जागरूक करने वाले क्रांति सूर्य महामानव राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन और बहुजन समाज मूल्यवासी को ढेर सारा बधाई, मंगल कामनाएं। आज उनके जयंती पर उनके जीवन के सारे घटनाक्रम और जीवन परिचय के बारे में आइए जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूत उद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पूर्वज सतारा नगर से 40 किलोमीटर दूर स्थित कटगुणा नामक गांव के निवासी थे। उनका कुल नाम गोन्हे था। उनके पिता गोविंदराव के देवरा फुले के व्यवसाय के कारण उनका कुल नाम गोंदे लुप्त हो गया और लोग उन्हें फुले के नाम से जानने लगे। उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचे में माली का काम करता था। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता चिमड़ाबाई का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुणाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुणाबाई खंडूर क्षीरसागर एक विधवा स्त्री थी। उन्होंने ही उन्हें माँ की ममता और दुलार दिया और उनका लालन पालन पूर्ण तन्मयता से किया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुणाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। अब वो अपने पिता के साथ हल, कुदाल, फावड़ा से खेत और बगीचे में काम करने लगे। घरेलू कार्य के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा आस पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्कसंगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। ज्योतिराव जब 13 वर्ष के हुए तो उनके पिता गोविंदराव उनके विवाह की बात सोचने लगे, क्योंकि उस समय छोटी आयु में ही विवाह करने की प्रथा थी। थोड़े ही दिनों बाद नया गांव जिला सतारा के श्री नेवसे पाटिल की कन्या सावित्रीबाई के साथ ज्योतिराव फुले का विवाह 1840 में संपन्न हुआ। उस समय सावित्री 9 वर्ष की थी। विवाह के बाद उन्हें पुनः स्कूल में पढ़ने की ललक पैदा हुई। 7 मार्च 1835 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिन ने आदेश जारी किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की जा रही शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से परिचित कराना है। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें 1841 में पुनः स्कूल में भर्ती करा लिया। ज्योतिबा ने अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा ली और वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सबको अचंभे में डाल दिया। धर्म पर टीका टिप्पणी सुनने पर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है, जाति भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है। वह अपने मित्र सदाशिव वल्लभ गौड़े के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे। उनके मन में हिंदू धर्म की विसंगतियां, ऊंच नीच, जाति पाति, समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को मानव विकास में बाधक मानता था। अमीर गरीब की मानव कृति, दीवारों धर्म का उद्देश्य आत्मिक विकास ही मानवता की सेवा करना जैसे विचारों ने उथल पुथल मचा दी थी। वो वर्ण व्यवस्था की खोखली सामाजिक दीवारों, धार्मिक पाखंड और जातिवाद को मिटाना चाहते थे। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता था कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियां और पंथों पर बटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। उस समय समाज में गर्भभेद अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था।
ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलित की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चे पर डालती है उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं, इसलिए लड़कियां को शिक्षित करना आवश्यक है। घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं होने से ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। 20 वर्ष की आयु 1874 में ज्योतिबा ने उस समय की 7वीं कक्षा ग्रेजुएट अंग्रेजी पाठशाला में पूर्ण कर सहपाठियों में अंग्रेज बन गए थे। ज्योतिबा अपने परम मित्र शाखाराम हरि प्राणजपे की बारात में निमंत्रित थे। वो बारात में शामिल होकर मित्र के साथ साथ चल रहे थे। एक ब्राह्मण की बारात में ज्योतिबा का सम्मान पूर्वक शामिल होना कुछ कर्मठ मनुवादियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट कर ज्योतिबा को कुछ भला बुरा कह दिया कि वो एक शूद्र ने ब्राह्मणों की बारात में आने की हिम्मत कैसे की। उसे पंडित पुरोहितों के शरीर से स्पर्श का दंड दिया जाएगा। माली का बेटा और कहाँ ये पंडित के वर यात्रा अपने घर में फूलमाला क्यों नहीं पिरोता, उनका धर्म भ्रष्ट करने यहाँ क्यों आ गया। इस प्रकार सार्वजनिक रूप से अपमानित होने का प्रसंग असहनीय एवं स्वाभाविक था। इस घटना से उनकी समझ में आया कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण जातियों में इतना भेद क्यों है। बहुजन समाज अज्ञान के घोर गर्त में फंसा हुआ है। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उनकी पुकार सुनने वाले कोई धनी इंसान नहीं है। दिन रात जानवरों की तरह काम करे। खेती करने वाला खून पसीना एक करे और फसल पर अधिकार किसी और का। भर पेट भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र की कमी, रहने को साधारण घर भी नहीं, सड़कों के किनारे खुले नग्न के नीचे वृक्ष के तले जीने मरने के लिए ही मानव धरती पर जन्म लिया हो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ज्योतिबा का अंतःकरण मनो सिहर उठा। उनके हिंदू समाज के उच्च वर्ग की तुलना में ईसाई धर्म की अच्छाइयाँ, मनुष्यता, सेवा भाव, समानता, निस्वार्थ छुआछूत का मनोनिशान नहीं, पर सोचने लगे कितना अच्छा होता हमारे हिंदू धर्म में भी यही भाव होते। संभवतः इसी प्रसंग से उन्हें प्रेरणा मिली और ब्राह्मणों की अपेक्षा दलित, पीड़ित, ब्राह्मणोत्तर जनता को शिक्षा प्राप्ति के लिए अवसर यदि शासन नहीं कर सके तो वो स्वयं उसे करेंगे। उनकी नस नस में बगावत की लहर दौड़ रही थी। वो सड़ी गली प्रथाओं तथा निषिद्ध परंपराओं को शिक्षा द्वारा जागृति लाकर तोड़ने पर तुले हुए थे। उन्होंने शिक्षा का प्रचार और संगठित होकर करने की भावना बलवती हो गई तथा समाज में आमूल परिवर्तन करने की ठान ली। अपमान की यह घटना वरदान सिद्ध हुई। वह एक महान समाज सुधारक और क्रांतिकारी बने। जाति पाति से दुखी ज्योतिबा फुले ने दलित को ज्ञानवान बनने की प्रेरणा दी और उनका एक कविता है, एक ऐसा देश धर्म जाति भेद सभी की उम्मीद सुख के लिए, कलह भड़का सभी का विनाश, पाखंडी धर्म फेंकू दूर, शिक्षा पाकर गांव गांव घूमो, उपदेश करो शूद्रादि सब, शूद्र शिक्षक सरकार से मांगो अधिकार। आर्यों को बताओ अधिकार लेंगे, क्योंकि उनके अनुसार अज्ञान और शिक्षा को देश में गरीबों, दलितों और बालिकाओं का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसा कि उनकी वाणी से जाहिर होता है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना बीत गया, बीत बिना शूद्र नष्ट भय। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया। उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करेंगे। उस समय जात पात ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी। दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। वो बच्चे को छिपाकर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़े, उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना प्रारंभ कर दिया। स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार नहीं होता था। कोई पढ़ता भी तो सामाजिक दबाव में उसे जल्द ही ये कार्य बंद करना पड़ता था। इन स्कूलों में पढ़ाए कौन, ये एक गंभीर समस्या थी। ज्योतिबा के ब्राह्मण मित्र सदाशिव वल्लभ गोविंद जो अहमदनगर जब कार्यालय में कार्यरत थे, ज्योतिबा फुले को नगर में मिस फरार द्वारा
संचालित अमेरिकन मिशन की स्त्री शिक्षा की पाठशालाएं दिखाई। यही उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का व्रत लिया, क्योंकि महिलाएं शिक्षित बनेगी तो उनकी संतानें खुद ब खुद पढ़ी लिखी हो जाएंगी। और उन्होंने अपने पत्नी से कहा, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है। वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक बहुत सी महिलाएं शिक्षित नहीं होगी हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। हमें लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अपनी पाठशाला की शिक्षिका के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अहमदनगर स्थित श्रीमती फेरार के संस्थान और पुणे के नॉर्मल स्कूल भेजा। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। इसके बाद उन्होंने 1 जनवरी 1839 को पहला स्कूल पुणे में स्थित तांत्या साहब भिड़े की हवेली में खोला। पुरातनवादियों ने इन कदम की आलोचना की, हो हल्ला मचा कि एक हिंदू नारी शिक्षक बनकर समाज और धर्म से विद्रोह कैसे कर सकती है। नारी को पढ़ाना और पढ़ाना धर्म और शास्त्रों के विरुद्ध है। सावित्री बाई जब विद्यालय जाती तो वो लोग उन पर मिट्टी, धूल, गोबर, पत्थर फेंक कर ताने कसते, किंतु वो अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुई और ना ही घबराई। वो महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रही। इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। लड़कियों और दलितों शिक्षा के कार्यों से फूले के पिता गोविंदराव उच्च जाति के दबाव और बहकावे में आकर उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया। गृह त्याग के बाद पति पत्नी को उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा के घर लौटने में देर हो गई थी। वो सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे। बिजली चमकी, उन्हें देखा आगे रास्ते में 2 व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवारें लिए जा रहे हैं। वो अपनी चाल तेज कर उनके समीप पहुंचे। महात्मा ज्योतिबा ने उससे उनका परिचय और इतनी रात में चलने का कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया, हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा ने कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, पैसा मिलेगा, हमें पैसे की आवश्यकता है। महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा हूँ। मुझे मारने से अगर तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गई। वो ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए। आर्थिक कठिनाई और अलाहनों के कारण 1849 में स्कूल बंद करना पड़ा, किंतु मित्र गोविंद की प्रेरणा से जूनागंज पेट में पुनः स्कूल खोल दिया, जिसने दलित पिछड़ों में हलचल मचाई। पड़ोसी मुंशी गफ्फार बेग की बेटी फातिमा तथा एक ब्राह्मण युवक विष्णु पंत थट्टे ने पढ़ाना चालू किया, किंतु थट्टे कंटरपंथियों के अलहन से स्कूल छोड़ गए। 1850 में उनके विद्यालय में दलितों के बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। 3 जुलाई 1851 को अन्ना साहब चिपलूर के बुधवार पेट में एक और विद्यालय खोला। वो सावित्री बाई मुख्य अध्यापिका बनी। 17 सितंबर को रास्ता पेट में एक और विद्यालय चालू किया। एक तरफ जहां जन्मना ब्राह्मण समुदाय के कुछ मूढ़मती लोगों ने ज्योतिबा का विरोध किया, वहीं उनके सबसे घनिष्ठ मित्र और सहयोगी भी जन्मजा ब्राह्मण समुदाय के ही रहे। इनमें साखराम, यशवंत प्रांजपे, सदाशिवराव बल्लाल, गेवड़े मोरे विठ्ठल बालवेकर, बाबूराव मांडे, मानाजी डेनाले और पंडित मोरेश्वर शास्त्री प्रमुख थे। पहली बार जब ज्योतिराव का स्कूल विरोध की वजह से बंद हुआ तो जूनागंज पेट में सदाशिवराव गेवड़े नाम के जन्मना ब्राह्मण ने ही उन्हें स्कूल के लिए अपनी जगह मुहैया करवाई। विशेष तौर पर केवल लड़कियों के लिए पहला विशेष स्कूल 3 जुलाई 1851 को बुधवार पेट में ज्योतिबा ने खोला। इस स्कूल के लिए जगह देने वाले अन्ना साहब चिपलूर भी जन्मना ब्राह्मण ही थे। पुणे के भिड़ेवाड़ा में 1848 में खुले पहले स्कूल में 6 छात्राओं ने दाखिला लिया, जिनकी आयु 4 से 6 वर्ष की थी, जिनके नाम अन्नपूर्णा जोशी, सुमति मोकाशी, दुर्गा देशमुख, माधवी दत्त थे, सोनू पवार और जानी करडिले थी। इन 6 छात्राओं की कक्षा के बाद सावित्री ने घर घर जाकर अपनी बच्चियों को पढ़ाने का आह्वान करने का फल यह निकला कि पहले स्कूल में ही इतनी छात्राएं हो गई कि एक और अध्यापक नियुक्त करने की नौबत आ गई।
ऐसे समय पड़ोसी मुंशी गफ्फार बेग की बेटी फातिमा तथा एक ब्राह्मण युवक विष्णुपंत तथ्य ने मानवता के नाते मुफ्त में पढ़ाना स्वीकार कर विद्यालय की प्रगति में अपना योगदान दिया, किंतु तथ्य कट्टरपंथियों के उल्हाने से स्कूल छोड़ गए। उनके मित्र गोंदे अपने पैसों से अहमदनगर से पुस्तकें खरीद कर भेजते थे। प्रथम स्कूल की सफलता से उत्साहित होकर 15 मई 1848 को पुणे की दलित बस्ती में एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ ज्ञान अर्जन कर सकते थे। इसके बाद 1848 में ही पुणे के हेडपसर 1 अगस्त 5 दिसंबर को अछूत तथा 20 दिसंबर को सासवाड़ में स्कूल खोला। सावित्रीबाई फुले की 1849 में पुणे में उस्मान शेख के यहाँ मुस्लिम स्त्रियों और बच्चों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला। 1849 में ही 1 जुलाई को अल्हाट पुणे, 17 जुलाई नवागांव सतारा, 18 जुलाई सिरवल सतारा, 8 अगस्त तिलेगांव पुणे में पाठशाला खोली। खोले गए स्कूलों की सफलता एवं धन उपलब्ध होने पर फुले दंपति ने 1850 में 4 स्कूल क्रमशः 3 मार्च को अंजिरवाड़ी माझगांव, 6 मार्च करेंजे सतारा, 19 सितंबर सिंगार और 1 दिसंबर मुड़वे पुणे में तथा 1851 में 3 स्कूल क्रमशः 3 जुलाई चिपलूरकर हवेली पुणे, 17 सितंबर रास्तापेट पुणे और 1 दिसंबर नानापेट पुणे में खोला। अपना अंतिम और 18वां स्कूल उन्होंने 15 मार्च 1852 को बेतालपेट पुणे में खोला। इसके अलावा स्कूलों में छात्रों की संख्या न बढ़ने के कारण पर ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि माता पिता अशिक्षित होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने वयस्कों के लिए 1855 में एक रात्रि पाठशाला खोली जिनमें दिन भर काम करने वाले मजदूर, किसान तथा गृहिणियां अध्ययन करती थी। ये भारत की प्रथम रात्रि पाठशाला थी। तत्कालीन सरकारी देसी पाठशालाओं के पर्यवेक्षक श्री दादोबा पांडुरंग तरखड़न ने 16 अक्टूबर 1851 को ज्योतिबा फुले की पहली पाठशाला की परीक्षा ली। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इस पाठशाला ने थोड़े समय में जो प्रगति की है वो संचालकों के लिए सराहनीय है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जन बडेन और न्यायाधीश ब्राउन ने भी पाठशाला का काम देखकर संतोष व्यक्त किया है। पुणे कॉलेज के पर्यवेक्षक मेजर कैंडी ने अपनी टिप्पणी में लिखा था, इस पाठशाला की कन्याओं की बुद्धि और प्रगति देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ज्ञान प्रकाशन ने अपने संप्रदायिक में लिखा था, अपने शूद्र भाइयों को अज्ञान के गहरे सागर से निकालकर ज्ञान रूपी अमृत का सेवन करने के लिए ज्योतिबा ने कई संकट झेले और डटकर उनका सामना किया। उनका इन बस्तियों पर यह बड़ा उपकार है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। मुरलीधर जगन्नाथ के शब्दों में उन्होंने शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से लगभग 18 पाठशालाएं खोली थी जिनमें शूद्रादि शूद्र वर्गों के छात्र और महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही थी। ज्योतिबा चाहते थे कि शूद्रादि शूद्र वर्गों के लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो अपनी सामाजिक समानता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और यह तभी हो सकेगा जब वो शिक्षित होकर जान सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तथा यह जान सके कि उनका हित किसमें है, अहित किसमें है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर वो शिक्षा के क्षेत्र में रत रहे। 17 फरवरी 1852 को स्कूल का निरीक्षण हुआ जिसमें उसको प्रशंसा मिली। स्कूल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्कूल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण शिक्षकों को कम वेतन पर रखना बाध्यता है, जिसके कारण जैसे ही उन्हें अच्छे वेतन का कोई अवसर मिलता है वो वहां से काम छोड़ देते हैं। स्कूल की प्रधान अध्यापिका सावित्रीबाई अकेली स्वयंसेवी हैं जो बिना वेतन की चिंता किए महिलाओं की शिक्षा के उद्देश्य में संकल्प के साथ जुटी हुई है। 19 फरवरी 1852 के टेलीग्राफ एंड कोरियर पत्र में एक पर्यवेक्षक ने लिखा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मण छोटी जातियों के भयानक शत्रु थे, किंतु कुछ ब्राह्मणों ने यह भी अनुभव करना प्रारंभ कर दिया है कि उनके पूर्वजों ने इन जातियों के लोगों को अनगिनत आघात पहुंचाए हैं। पुणे संडे ऑब्जर्वर 29 मई 1852 में प्रकाशित रिपोर्ट में लिखता है कि ज्योतिबा के स्कूल में लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूल में पढ़े लड़कों की संख्या से 10 गुना ज्यादा है। इसका कारण उस स्कूल में पढ़ाने की पद्धति लड़कों के स्कूल से कई गुना बेहतर है। यदि इसी स्थिति ही बनी रही तो
ज्योतिराव के स्कूल की लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से बेहतर साबित होगी और अगली परीक्षाओं के परिणाम में लड़कों से आगे निकल जाएगी। यदि शासक या शिक्षा बोर्ड से इस स्थिति में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करता है तो इन लड़कियों की उपलब्धि देखकर लड़कों को शर्मसार होना पड़ेगा। 16 नवंबर 1852 को विश्रामवाड़ा में सार्वजनिक अभिनंदन में सरकार की ओर से मेजर कैंडी द्वारा फुले विद्यालय की प्रशंसा की गई तथा साला वो प्रशस्ति पत्र से ज्योतिबा फुले को सम्मानित किया, जिसमें कट्टरपंथियों में निराश फैली। अछूतों के लिए जो स्कूल ज्योतिबा फुले चला रहे थे उसकी वार्षिक परीक्षा 27 मार्च 1853 में हुई। उस समय जो समारोह हुआ उसमें उच्च वर्ग की स्त्रियां, पुरुष अध्यापक, आचार्य, न्यायाधीश, सैनिक, अधिकतर व्यापारी इत्यादि सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सावित्रीबाई का शिक्षिका के रूप में प्रभावी होने का असर उनके विद्यार्थियों पर भी खूब हुआ। 1855 में उनकी 11 वर्षीय मातंग जाति के छात्र मुक्ताबाई ने ध्यानोदय में एक प्रभावशाली निबंध लिखा, जिसमें उन्होंने दलित समाज की व्यथा और ब्राह्मणी धर्म पाखंड को प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेद हमारी बपौती है, हम ही उसे पढ़ेंगे। ऐसा अर्थ ये हुआ कि हमारा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। यदि वेद केवल ब्राह्मणों के लिए है तो उसके अनुसार अनुसरण करना ब्राह्मणों का धर्म है। अगर हमें धर्म ग्रंथ देखने और छूने तक की इजाजत नहीं है तो क्या ये स्पष्ट नहीं है कि हम धर्म रहित हैं? ये परमात्मा तुम्हारे द्वारा निर्मित धर्म कौन सा है? ये कृपा करके हमें बताइए, हम सभी उसके अनुसार बर्ताव करेंगे। 19वीं शताब्दी में कम उम्र में ही विवाह करना हिंदुओं की परंपरा थी, इसलिए उस समय बहुत सी महिलाएं अल्प आयु में ही विधवा बन जाती थी और धार्मिक परंपराओं के अनुसार महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। उस समय महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा न होने के वजह से महिलाओं पर काफी अत्याचार किए जाते थे, जिसमें कहीं कहीं तो घर के सदस्य द्वारा ही महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता था, जिसके कारण वह कई बार मां बन जाती थी। गर्भवती महिलाओं का कई बार गर्भपात कराया जाता था और अवैध संतान ओ बेटी पैदा होने के डर से बहुत सी महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी या बदनामी के डर से अपने संतान की हत्या कर देती थी। अपने अवैध बच्चे के कारण वह खुद आत्महत्या न करे तथा अपने अजन्मे बच्चे को भी न मारे। इस उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की तथा निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम खोला। स्वयं सावित्रीबाई फुले ने आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन अपनाते हुए आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण स्त्री काशीबाई जी की विधवा होने के बाद भी मां बनने वाली थी, उसको आत्महत्या करने से रोककर उसकी अपने घर में प्रसूति करवा के उसके बच्चे यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोष कर डॉक्टर यशवंत बनाया। इतना ही नहीं, उसके बड़े होने पर उसका अंतरजातीय विवाह किया। महाराष्ट्र का ये पहला अंतरजातीय विवाह था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने सारी परिवर्तन कार्य अपने घर से ही शुरुआत समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किए। 1871 में सावित्रीबाई को संयोजक बनाकर पुणे में विधवा आश्रम खोला। पुणे और आसपास के अधिकांश ब्राह्मण विधवा बनने पर कट्टर परिजन की कड़ी देखरेख और अनुशासित व्यवहार करते थे। ये बहनें फुले की विधवा आश्रम की ओर आकृष्ट हुई। फुले दंपति जीवन पर्यंत अंतरजातीय विवाह आयोजित और संपन्न कर जाति व वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रही। 1 जनवरी 1873 को ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन किया। गुलामगिरी लिखकर शूद्रों के लिए नवीन इतिहास की रचना की। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक गुलामी से सामाजिक गुलामी अत्यंत कष्टदायक है। उन्होंने सामाजिक गुलामी से मुक्त पाने के लिए एक संस्था की स्थापना हेतु 24 सितंबर 1873 को अपने सभी समर्थकों, हितैषियों, प्रशंसकों तथा अनुयायियों की एक सभा पुणे के जूनागढ़ मकान संख्या 527 में एक सभा आमंत्रित की। ज्योतिबा ने अपने प्रभावशाली प्रारंभिक भाषण में उच्च वर्गों की कुचक्रों से मुक्ति के लिए तथा आंदोलन को योजनाबद्ध ढंग से चलाने के उद्देश्य से एक संस्था की स्थापना पर बल दिया।
कुछ विचार विमर्श तथा अन्य भाषणों के बाद सभी उपस्थित जनों से ज्योतिबा के विचारों से सहमत होकर जाति भेद विहीन छुआछूत विरोधी संस्था के निर्माण का समर्थन किया। इस प्रकार सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना हो गई। इस संस्था को वो सत्य की खोज करने वाली संस्था बनाना चाहते थे, इसलिए इस संस्था का नाम उन्होंने सत्यशोधक समाज रखा। सत्यशोधक समाज का पहला अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष ज्योतिबा फुले को तथा सचिव नारायण राव गोविंदराव कडलक को चुना गया। इस समाज की सदस्यता सभी जातियों वर्गों और धर्म के लोगों के लिए खुली थी, जिसमें सभी वर्ग ब्राह्मण, महार, भंग और यहाँ तक कि मुस्लिम तथा यहूदी भी थे। सत्यशोधक समाज ब्राह्मणों का विरोधी न होकर धर्म के नाम पर ब्राह्मणी वृत्ति का विरोधी थी। इस संस्था के निर्माण में ज्योतिबा फुले के 3 ब्राह्मण मित्रों विनायक बापूजी भंडारकर, विनायक बापूजी डोगल तथा सीताराम साखाराम दतारे ने पूर्ण सहयोग दिया था। इन सदस्य के अतिरिक्त प्रारंभिक सदस्यों में सर्वश्री साखाराम, यशवंतराव प्रांजय, सदाशिव गौड़े, शिवराम सखाराम दतार, मोरो विठल बालुएकर आदि ब्राह्मण सदस्य भी थे। सत्यशोधक समाज के सिद्धांत को जानते हैं। नंबर 1 पर है, ईश्वर एक है। ये किसी गुफा, पहाड़ी, नदी, नाले या पंडे पुरोहितों के मंदिरों में बंद नहीं है। यह सर्वव्यापी, निर्गुण, निर्विकार और सरल स्वरूप है। यह प्राणी मात्र में व्याप्त है। नंबर 2, ईश्वर हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, अछूत आदि में भेदभाव नहीं करता। उसे सभी मनुष्य समान रूप से प्रिय है। सभी मनुष्य ईश्वर की संतानें हैं तथा ईश्वर भक्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से है। नंबर 3, ईश्वर भक्ति के लिए किसी बैचलिए की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार अपनी माँ को खुश करने या पिता से मांगने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4, कोई भी ग्रंथ ईश्वर रचित नहीं है और ना ही वो पूर्ण रूप से प्रमाण रूप में उपलब्ध है। नंबर 5, ईश्वर शारीरिक रंग रूप में अवतार धारण नहीं करता। नंबर 6, पुनर्जन्म की धारणा कर्म कांड, जप, तप या धर्म गोष्ठियां अज्ञानमूलक है। नंबर 7, ब्राह्मणों ने अपना स्वार्थ तथा वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये प्रसारित किया कि पुरोहित द्वारा संस्कृत में मंत्र आदि कहे बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो सकता। सत्यशोधक समाज का कार्य क्या था और उनका लक्ष्य क्या था? नंबर 1, ब्राह्मणी शास्त्रों की मानसिक तथा धार्मिक गुलामी से लोगों को मुक्त करना। नंबर 2, पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक कर्म कांड तथा जीवन के संस्कारों हेतु किए जाने वाले शोषण को रोकना। नंबर 3, शिक्षा का प्रसार करना तथा महिलाओं को शिक्षा देना तथा उनके मानव अधिकारों की रक्षा करना। नंबर 4, अछूतों का उद्धार कर छुआछूत को मिटाना। नंबर 5, असमर्थ, अनाथ तथा अपाहिजों के प्रति सहानुभूति रखना। नंबर 6, सत्याचरण तथा सत्यनिष्ठा को अपनाना। सदाचार द्वारा किया गया परहित मनुष्य को सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 7, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ पूजा का निषेध। नंबर 8, मानव जाति को समानता, बंधुत्व तथा स्वतंत्रता दिलाना। उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सत्यशोधक समाज ने निरंतर प्रयत्न किए और मार्ग में आने वाली बाधाओं को सामना करते हुए आगे बढ़े तथा शीघ्र ही सत्यशोधक समाज की संस्थाएं महाराष्ट्र के कोने कोने में फैल गई। सत्यशोधक समाज का पहला वार्षिक समारोह 24 सितंबर 1874 में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस वार्षिक सभा में कार्यकारी समिति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। श्री नारायण तुकाराम नगरकर को सचिव तथा श्री कृष्णराव पांडुरंग भलेकर और रामसेठ उरावणे को कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया। 24 सितंबर 1875 को दूसरा वार्षिक समारोह मनाया गया। इस वार्षिक सभा में कार्यकारी समिति में आंशिक परिवर्तन किए गए। ज्योतिबा फुले ने इस सभा में डॉक्टर विश्राम रामजी धेले को अध्यक्ष पद तथा श्री रामसेठ उरावणे को उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिए। महात्मा फुले एक समतामूलक और न्याय पर आधारित समाज की बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और खेतिहार मजदूरों के लिए विस्तृत योजना का उल्लेख किया है। पशुपालन, खेती, सिंचाई व्यवस्था सबके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है।
गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने आज के 150 साल पहले कृषि शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की बात की। जानकार बताते हैं कि 1875 में पुणे और अहमदनगर जिले का जो किसानों का आंदोलन था वह महात्मा फुले की प्रेरणा से ही शुरू हुआ था। इस दौर के समाज सुधारकों में किसानों के बारे में विस्तार से सोच विचार करने का रिवाज नहीं था, लेकिन महात्मा फुले ने इस सब को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। स्त्रियों के बारे में महात्मा फुले के विचार क्रांतिकारी थे। मनु की व्यवस्था में सभी वर्णों की औरतों शूद्र वाली श्रेणी में गिनी गई थी, लेकिन फुले ने स्त्री पुरुषों को बराबर समझा। उन्होंने औरतों की आर्यभट्ट यानी ब्राह्मणवादी व्याख्या को गलत बताया। फुले ने विवाह प्रथा में बड़े सुधार की बात की। प्रचलित विवाहों प्रथा के कर्मकांड में स्त्री को पुरुष के अधीन माना जाता था, लेकिन महात्मा फुले का दर्शन हर स्तर पर गैर बराबरी का विरोध करता था। ब्रिटिश सरकार ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लागू किया। सत्यशोधक समाज विधि से बिना ब्राह्मण पुरोहित के ज्योतिबा ने प्रथम विवाह 25 दिसंबर 1873 में एक संबंधी की पत्नी का देहांत होने पर उनका एक विधवा से कराया। उनके अनुयायी विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा ब्राह्मणी से शादी की। इस विवाह में वर वधू ने एक दूसरे के साथ निष्ठापूर्वक आचरण करने के बारे में ज्योतिबा फुले की बनाई हुई शपथ पत्र द्वारा शपथ ली। वहां उपस्थित बरातियों ने एक साथ एक सुर में वर वधू को आशीर्वाद दिए, जिसका आम हिंदुओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया, परंतु ज्योतिबा फुले ने पहले ही पुलिस की व्यवस्था कर ली गई थी, इसलिए उन्हें विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये विवाह इस रूप में भी क्रांतिकारी थे कि इनमें ब्राह्मण पुरोहितों को शामिल नहीं किया गया था। ज्योतिबा फुले ने अपने सत्यशोधक समाज के माध्यम से खुद विवाह विधि तैयार की थी, जिसमें उन्होंने विवाह के लिए प्रयुक्त मंगल अष्टक में स्त्री पुरुष को एक समान और मित्रवत मानने की प्रतिज्ञा करवाई जाती थी। उस समय इस तरह की विधि का पालन करवाया जाना एक बहुत बड़ा विद्रोही कदम था। इंद्र प्रकाश पत्रिका में विधवा विवाह के फुले के समाज सुधार पर सांप्रदायिक लेख लिखे। कुछ समय पश्चात पूना जिले की हवेली तहसील के हड़पसर गांव के युवक ज्ञानोबा कृष्णाजी ससाणे का विवाह पूना जिले के हवेली तहसील के पार्वती गांव के नारायणराव बट्ठोबाजी सिंधे की पुत्री काशीबाई से तय हुआ। ब्राह्मण पुरोहित ने ज्ञानोबा को धमकाया कि वह सत्यशोधक समाज विधि से शादी न करे। ज्योतिबा ने पुलानी राजन्ना लिंगू वकील गंगाराम भाव मास्को, जो पूना के सम्मानित लोग थे, के साथ ज्ञानोबा ससाणे के विवाह के लिए पुलिस की व्यवस्था की, क्योंकि कुछ भय व्याप्त हो गया था कि कहीं वधू का अपहरण न हो जाए। विरोधियों की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई और 7 मई 1874 को ज्योतिबा के घर पर ही यह विवाह संपन्न हो गया। इस विवाह को बहुत से ब्राह्मण तथा गैर ब्राह्मण देखने आए थे। ये विवाह कम खर्च में अनेक खुशियों से युक्त था। इस विवाह के बारे में कई समानांतर पत्रों ने भी अपनी अखबारों में प्रकाशित की। तीसरा विवाह पूना के पास स्थित जुन्नूर तहसील के श्री बालाजी कुशाजी पाटिल नामक सत्यशोधक समाज के सदस्यों ने अपनी बेटी का विवाह बिना ब्राह्मण पुरोहितों के विवाह संपन्न करवाया। इस विवाह से पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई तथा कट्टरपंथी घबरा गए। बिना ब्राह्मण पुरोहित के विवाह के लिए ज्योतिबा की निर्भयता देखकर ब्राह्मण पुरोहितों ने श्री पाटिल के विरुद्ध पुणे के उप न्यायाधीश के न्यायालय में 1874 में मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा 2 मुद्दों पर आधारित था। एक, सत्यशोधक समाज पद्धति से विवाह संपन्न करने पर ब्राह्मणों का अधिकार छीना गया है। 2, विवाह में दक्षिणा न मिलने के कारण उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। पुणे के न्यायालयों में चलने वाले मुकदमों में सत्यशोधक समाज को वकील न मिल पाने के कारण तथा ब्राह्मण उपन्यायाधीश के कारण ब्राह्मण पुरोहित मुकदमा जीत गए। मुकदमा हारने के उपरांत सत्यशोधक समाज द्वारा पुनः के प्रथम श्रेणी के उपन्यायाधीश खान बहादुर MN नानावती के न्यायालयों में अपील की। निर्णय तब संस्था के पक्ष में हुआ और पुराने निर्णय को रद्द कर दिया गया। अब पुरोहितों द्वारा बंबई हाई कोर्ट में अपील की गई। बालाजी कुशाजी पाटिल मुकदमे में सहायता के लिए ज्योतिबा फुले को पुणे से बंबई ले गए।
बंबई में ज्योतिबा ने अंग्रेज वकील को हिंदू धर्म में उत्खलित कई अनुकूल आधार दिखाए। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद निचले न्यायालय के निर्णय को सही बताया कि दूसरी जाति के लोग बिना ब्राह्मण पुरोहित के विवाह कर सकते हैं और दक्षिणा की मांग नहीं की जा सकती। इस कानूनी निर्णय से महाराष्ट्र को एक नई धार्मिक दृष्टि मिली और धर्म के नाम पर किए जाने वाला अन्याय बंद हो गया। विधवा विवाह एवं बिना ब्राह्मण पुरोहित विवाह के अभियान के परिणाम स्वरूप नारी उत्थान का फुले का अभियान सफल होने से सती प्रथा तथा विवाह पर बेफिजूल खर्ची रुकी। दिसंबर 1874 में सिर्रोल तालुक के करदेह गांव की छोटी सी घटना से विद्रोह भड़क उठा। यहाँ एक मारवाड़ी साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहेब देशमुख नामक कृषक के विरुद्ध 150 रुपए की कर्ज हेतु न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर ली। साहूकार के लोगों ने किसान का मकान गिरा दिया। इस पर किसानों ने विद्रोह कर दिया जो 1857 में संपूर्ण पूना में फैल गया। कृषकों ने साहूकारों के मकानों तथा दुकानों पर आक्रमण कर कर्ज के दस्तावेजों को जला दिया, जिससे साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। सावरी, सोलापुर और अहमदनगर में भी यह विद्रोह फैल गया, जिसे सेना ने दबा दिया। कृषकों पर सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया। ज्योतिबा ने अपने लाखों भाषणों के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि बार बार अकाल पड़ने तथा किसानों के दंगे के कारणों की जांच कराई जाए। सरकार ने जांच के लिए एक समिति गठित की। समिति के अंग्रेज अधिकारी ककरेल ने 20 जून 1878 को किसानों के जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि एक किसान ने अपने गांव के महाजन से 10 रुपए ऋण लिया था। आगे चलकर अगले 10 वर्षों में उस कृषक ने ऋण भुगतान में महाजन को 110 रुपए दिए, फिर भी उसके नाम पर 220 रुपए बाकी थे, अर्थात किसान को ऋण का 33 गुना राशि अदा करनी पड़ी। इस एक उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि उस समय किसानों का शोषण चरम सीमा पर था। डॉक्टर विल्सन ने किसानों और साहूकारों के दंगों का प्रमुख कारण ब्राह्मणों की नीति को बताया। 1876 से 1879 के दौरान भयानक अकाल पड़ने के कारण किसान गरीब हो गए थे। छोटे किसान भूखे मरने लगे थे। छोटे छोटे बच्चे को अकाल काल कवलित होते देख ज्योतिबा का मन अत्यंत व्यथित हो गया। अकालग्रस्त लोगों की सहायता, विशेष रूप से बच्चों की प्राण रक्षा के लिए बैक्टीरिया बाल आश्रम नाम से एक आश्रम खोला, जिसमें 2 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रातः संध्या भोजन दिया जाता था। कोई संपन्न नागरिक ने ज्योतिबा के इस पुण्य कार्य में आर्थिक सहयोग दिया। इस राहत कार्य में सरकार तथा पुणे नगर पालिका ने भी भरपूर सहायता दी। बैक्टीरिया बाल आश्रम में अकाल पीड़ित शिशुओं की संख्या नियंत्रण से अधिक हो गई। तब 17 मई 1877 को ज्योतिबा ने पुणे तथा बंबई की सत्यशोधक समाज की शाखाओं से अपील की अकाल भूखे से मरने वाले बालक बालिकाओं की सहायता हेतु धन संग्रह कर आश्रम में तुरंत भेजे। तुरंत प्रयासों के बाद 1879 में यह कार्य संपन्न हो गया, जिसमें ज्योतिबा फुले ने अग्रणी भूमिका निभाई। सत्यशोधक समाज की सिफारिश पर सन 1878 में दक्कन किसान राहत कानून बना, जो 1879 में पारित किया गया। इस कानून का उद्देश्य किसानों को ऋण मुक्त करवाना तथा साहूकारों की जाली हिसाब किताब से बचना था। पुणे नगर में रहते हुए किसानों की स्थिति के ओर ज्योतिबा का बराबर ध्यान रहता था। किसान बराबर उपज बढ़ाते रहे और उसकी बढ़ोतरी में उनकी रुचि बनी रहे। इस उद्देश्य से ज्योतिबा ने कृषि सुधार विषय पर निबंध मंगवाए। अच्छे निबंधों तथा उपज बढ़ाने वाले किसानों को पुरस्कार दिए। उन्होंने किसानों को सुधारे हुए हलों, अच्छे बीजे आदि का महत्व समझाया और हर खेतों पर मेड़ बनाने पर बल दिया। किसानों को वो समय समय पर सुझाव देते थे कि उन्हें गाय भैंसे की साथ साथ भेड़ बकरियां के भी पालन करना चाहिए। उन्होंने किसानों की सहायता के लिए सरकार को पशु चिकित्सालय खोलने का सुझाव दिया। वो मानते थे कि किसान सुखी तो विश्व सुखी। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने 1858 में इंडिका एक्ट के अधीन
भारत पर सत्ता सिंहासन हासिल कर लिया और 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्य घोषित हुई। ब्रिटिश सरकार ने 1876 में भारत में स्वायत्त शासन नीति अपनाई, जिसमें ज्योतिबा फुले को पुणे नगर पालिका का सदस्य बनाया गया। वो 1876 से 1882 तक पुणे नगर पालिका के सदस्य रहे। माली जाति के ज्योतिबा फुले सदस्य बनने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम पिछड़ी और निम्न जाति के मोहल्लों में पानी, बिजली और सफाई की आवाज उठाई। धनी मानी सदस्यों ने ज्योतिबा के प्रस्तावों का खोलकर समर्थन किया, किंतु धन की कमी बताई। ज्योतिबा ने धन की बात को बेईमानी बताया। उनके लोकहित के प्रयास सफल होने से प्रतिष्ठा बढ़ी। 1878 में बजट प्रस्ताव आया कि 50 रुपए मासिक में एक लिपिक की भर्ती की जाए। ज्योतिबा ने सुझाव कि एक 30 रुपए में और एक 20 रुपए में भर्ती की जाए, जिसमें 2 लोगों को रोजगार मिले। ये प्रस्ताव मान्य हो गया। उनके पास ब्राह्मण, मुसलमान, ईसाई और दलित जाति के लोग आते थे। वो हिसाब किताब और जांच उप समिति के सदस्य बने। ज्योतिबा फुले मद्यपान के विरोधी थे। मद्यपान के अनुचित प्रचार को रोकने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते थे। सत्यशोधक समाज के अध्यक्ष डॉक्टर विश्राम राम जी धेले ने एक बार ज्योतिबा फुले को बताया कि उनके पास आने वाले अधिकांश रोगी मद्यपान के शिकार हैं। पहले की अपेक्षा मदिरालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज्योतिबा फुले ने 18 जुलाई 1880 को पुणे नगर पालिका के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष श्री पेंकेट को इसके बारे में एक बड़ा पत्र लिखा। नगर पालिका ने एक स्वास्थ्य विभाग खोला और उस पर काफी पैसा खर्च किया जाता है। पहले पुणे नगर की बस्तियों के बीच मदिरालय नहीं थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ गई है। अब यह दुर्गुण इस शहर की आदत में शुमार हो गया है। मद्यपान की यह लत न केवल नागरिकों के नैतिक आचरण बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इससे कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। मेरा सुझाव है कि नगर पालिका मदिरालयों पर कर लगाए, जिससे यह लतखोरी कम हो। अधिकांश लोग मेरे इस मत से सहमत होंगे। ज्योतिबा फुले के इस पत्र से पुणे नगर पालिका में खलबली मच गई। पुणे के ज्ञान प्रकाश पत्र ने लिखा, ज्योतिबा ने जिस समस्या की ओर नगर पालिका का ध्यान दिलाया है वो हमारी राय में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निसंदेह ज्योतिबा बधाई के पात्र हैं। उनके पत्र पर विचार विमर्श करने के उपरांत नगर पालिका की कार्य समिति का संकल्प तथा ज्योतिबा का पत्र नगर पालिका के अध्यक्ष श्री रीचे पुणे जिलाधिकारी को भेजा गया। श्री रीचे ने उक्त पत्र उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारी श्री हेरनी डिक्सन को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा। कुछ दिन बाद सारे कागजात टिप्पणी सहित श्री रीचे के पास वापस आ गए। इस रिपोर्ट के बाद भी मदिरालय की संख्या कम नहीं की जा सकी, क्योंकि उन सरकारी अधिकारियों का मत था कि मदिरालयों की संख्या बढ़ने से समाज में मद्यपान की आदत बढ़ेगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्योतिबा मद्यपान को कम करने हेतु प्रयत्नशील रहे, लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्णयानुसार वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर शराब की लत से ग्रसित लोगों को लत से मुक्त होने तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। मद्यपान के अनुचित प्रसार को रोकने के लिए वो सदैव प्रयासरत रहे तथा इस लत से ग्रसितों के उन्होंने समझाने का सदैव प्रयास किया। कुछ दिन तक तो मद्यपान बंद करो, उन पैसों से ग्रंथ खरीदो, ग्रंथ पढ़ो और उनकी बातें गुनो। मत असारा दो शत्रु भाव को, नगर से कूड़ा करकट को बाहर उपयुक्त स्थान पर रखने की सिफारिश की। फुले के सुझाव में आम सभा की अनुमति के बिना पैसा खर्च नहीं किया जाए। प्रबंध समिति बनाने आंतरिक गुटबाजी और स्वार्थ सिद्धि के विरुद्ध होकर लोकहित को प्राथमिकता देते थे। सब्जी बाजार की दुकान का किराया 4 आने से अधिक न हो। 1879 में पुणे के राज्यपाल भवन तथा छावनी में स्थित सेना के शिविरों के लिए फिल्टर पानी की व्यवस्था थी। ज्योतिबा फुले ने नगर पालिका के लिए भी शुद्ध और फिल्टर पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से पुणे, शंकरपेट,
मार्ग के पास बड़ा तालाब बनवाकर उसका पानी फिल्टर करके नगर को देने की योजना बनाई। उस समय पानी फिल्टर करके नागरिकों को देने का विचार करने वाली पुणे नगर पालिका संभवतः देश की प्रथम नगर पालिका थी। ज्योतिबा फुले ने दिसंबर 1874 में महाराष्ट्र के किसानों के विद्रोह को सक्रिय सहयोग और नैतिक समर्थन दिया। जब वो पुणे नगर पालिका के सदस्य बने तब वो बंबई के मिल मजदूरों की समस्याओं में दिलचस्पी लेने लगे। मिलों में मजदूरों, बच्चों, महिलाओं से बिना अवकाश 14 घंटे काम लेते थे। अपने अनुयायी नारायण राव लोखंडे को लेकर मजदूरों को भी संगठित किया। उन्होंने अनेक मजदूर सभाओं का आयोजन किया तथा उन्हें संबोधित किया। दीनबंधु पत्र, साप्ताहिक पत्र ज्योतिबा की प्रेरणा से श्री कृष्णराव पांडुरंग भोलेकर के संपादन में शुरू हुआ था। 1880 में श्री लोखंडे इस पत्र के संपादन बने। इस पत्र में लोखंडे सामाजिक अन्याय और मजदूरों की दुर्दशा का चित्र जनता के सामने प्रस्तुत करने लगे। इससे सरकार भी सचेत हो गई। 1884 में सरकार ने वस्त्र उद्योग की समस्याओं के विचारार्थ जिलाधीश WB मुलोच की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। उस समय श्री लोखंडे ने बंबई में मजदूरों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया और लगभग 6000 मजदूरों को हस्ताक्षर वाला एक निवेदन सरकार को प्रस्तुत किया, जिसमें कई समस्याओं का ब्यौरा था और संबंधित अन्याय के निराकरण की मांग की गई थी। मिल मजदूर संगठन की स्थापना 1888 में ज्योतिबा के प्रयासों से ही नारायण लोखंडे कर पाए थे। 1890 में लोखंडे ने बंबई में 10,000 मजदूरों का विशाल सम्मेलन आयोजित किया और सरकार से रविवार की अवकाश का फैसला करवा लिया। इस सम्मेलन में मजदूर महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुई थी। 1890 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक मजदूरों की स्थिति की जांच करने और उसके बारे में सरकार को सिफारिश करने हेतु एक बोर्ड का गठन किया। उस बोर्ड की सहायता करने के लिए लोखंडे को नामित किया गया। तब उन्होंने मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष के नाते उक्त बोर्ड को मजदूरों का मांग पत्र प्रस्तुत किया। इस मांग पत्र से पहले मजदूर नेता की व्यापक सहानुभूति और यथार्थवादी दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होता है। 1891 में फैक्ट्री एक्ट बना, जिसके अंतर्गत मजदूरों के काम का समय निर्धारित हुआ और उनकी सुरक्षा के उपाय किए गए। इस एक्ट के अधीन मजदूरों को जो सुविधाएं मिली, उसका श्रेय श्री लोखंडे सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं को जाता है। उस समय शिक्षा में अंग्रेजों ने अधोमुखी निसंदेह सिद्धांत, जिसका अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छीन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचने की नीति बना रखी थी। 19 जुलाई 1854 को चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। इस घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोटा भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। प्रस्ताव में पश्चात शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। परंतु गांव एवं छोटे शहरों में शिक्षा की पुरानी पद्धति फिल्टर डाउन सिद्धांत, अधोमुखी निसंदेह सिद्धांत प्रचलित था। इस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार की मंशा शिक्षा को सैन्य जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु नगरों में रहने वाले ऊंचे वर्गों को अंग्रेजी माध्यम से ऊंची शिक्षा देने और गांव खंडों में रहने वाले बहुजन समाज को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने का दायित्व ऊंचे वर्गों को सौंपने की थी। लेकिन जाति भेद के कारण यह सिद्धांत विफल हो गया। इस सिद्धांत पर आधारित शिक्षा पद्धति से नगरों में तो एक छोटा सा शिक्षित वर्ग तैयार हुआ, लेकिन यह शिक्षा निम्न वर्गों और वर्गों तक नहीं पहुंच पाई। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की।
इस संयोग में 8 सदस्य भारतीय थे। आयोग को प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया। ज्योतिबा ने 19 अक्टूबर 1882 को हंटर आयोग के समक्ष निडरता से लिखित रूप में अपना वक्तव्य दिया। आप शिक्षा का प्रारंभ नीचे से ऊपर करें, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। पहले नींव और फिर कलश। आपके इंग्लैंड में शायद पहले कलश, शिखर और बाद में नींव का निर्माण संभव हुआ होगा। हमारे यहाँ संभव नहीं होगा। हमारे यहाँ भेद है, जाति भेद है, हमारे समाज में विभिन्नताएं हैं। यहाँ ऊंचाई पर रहने वाले लोग ज्ञान के निचले लोगों तक आने ही नहीं देते। ये नहरें नहीं खोदेंगे, बांध बनाएंगे, पानी को ऊपर ही रोक लेंगे। वो आज तक ज्ञान गंगा का पानी रोकते रहे हैं। आप उन्हें शिक्षा का अधिकार मत सौंपिए, ये जिम्मेदारी आप स्वयं उठाएं। ज्योतिबा ने प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दिया। ज्योतिबा की धारणा थी कि ग्रामीण क्षेत्र के पाठ्यक्रम में भाषा, हिसाब किताब, भूगोल और व्याकरण का सामान्य ज्ञान और साथ ही कृषि का प्राथमिक ज्ञान सम्मिलित हो। इनके कुछ और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाए। ज्योतिबा ने हंटर आयोग के समक्ष उपाय प्रस्तुत किए। उनमें से नंबर 1 पर है, बम्बई विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों को अपने घर पर पढ़ाई करके प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी है। सभी विश्वविद्यालयों को अपनी उच्च स्तर परीक्षाओं में यह प्रथा अपनानी चाहिए। इससे युवक युवतियां घर पर पढ़ाई करके स्नातक बन सकेंगे। इससे शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। नंबर 2 पर है, सरकारी पाठशालाओं में सरकारी छात्रवृत्तियां का जो प्रणाली है उसे बदला जाए, क्योंकि इससे कमजोर वर्ग के छात्रों की उपेक्षा होती है। जिस वर्ग में पहले से ही शिक्षा का चलन है, शिक्षा और जागृति आई हुई है, वो केवल उसे ही प्रोत्साहन देने से उपेक्षित वर्गों का तिरस्कार होगा। इसे रोका जाए। नंबर 3 पर है, वास्तव में जिन कार्यों के लिए छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही है उन्हें अधिक प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 4, तकनीकी और व्यवहार उपयोगी शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। नंबर 5, रोजगार परक शिक्षा काफी नहीं है। शिक्षितों की संख्या जब 100 गुनी हो जाएगी तब दफ्तरी रोजगार कहां से उपलब्ध होंगे। इसलिए शिक्षा व्यवसायोन्मुखी होनी चाहिए। नंबर 6, जातिनिष्ठ विद्यालयों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इससे अन्य वर्गों को उपेक्षा झेलनी पड़ेगी। नंबर 7, स्त्री शिक्षा और विशेषतः वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए शिक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। नंबर 8, प्राथमिक शिक्षा को बम्बई प्रेसिडेंसी और अन्य जगहों पर अनिवार्य किया जाए। नंबर 9, हर जाति और वर्ग के लोगों को शिक्षक नियुक्ति किया जाए। नंबर 10, शिक्षा के क्षेत्र में जो विदेशी मिशनरी कार्य कर रही है उनका स्वागत है, लेकिन यह शिक्षा धर्म परिवर्तन के लिए हथियार नहीं बनाई जानी चाहिए। हंटर आयोग ने अद्यापि दलित शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन भविष्य में इसका प्रतिवेदन दलित शिक्षा का आधार स्तंभ बन गया। ज्योतिबा फुले के सुझाव इस आयोग के मार्गदर्शन बन गए। अभिनंदन किया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने ज्योतिबा के असाधारण धैर्य, त्याग, ध्येय, निष्ठा, समानता, समभाव आदि गुणों का वर्णन किए तो कुछ ने कहा निरंतर 40 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से जन सेवा करने वाले ज्योतिबा महाराष्ट्र के आदि पुरुष हैं। फिर ठसाठस भरे सभा स्थल पर राय बहादुर श्री विठ्ठलराव वोंडेकर ने कहा, ज्योतिबा की उग्र तपस्या के कारण महाराष्ट्र की स्त्री पुरुषों का मानव अधिकारों, जागृति और चेतना की स्थायी धरोहर मिल गई है। इसलिए ज्योतिबा सच्चे महात्मा हैं। हम सभी उपस्थित जन ज्योतिबा को स्वफूर्ति से महात्मा की उपाधि प्रदान करते हैं। इस पर देर तक तालियां बजती रही। ज्योतिबा ने कहा, ये अल्प सा कार्य मैंने ईश्वर की प्रेरणा से किया है। मैं आज तक यही मानता हूँ कि जन सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और आगे भी यही करता रहूंगा। आप सभी लोग सत्य शोधक समाज के कार्यों में सहायक देकर आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्हें हजारों वर्षों से शूद्रादि शूद्र समझा जाता रहा है। उन्हें मानव अधिकार दिलाने को ही मैं धर्म मानता हूँ।
यही हर एक का कर्तव्य है। मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है, लेकिन जो कार्य मैंने किया है वो केवल कर्तव्य समझकर किया है। जनसमूह ने जय जयकार करते हुए कहा, राजा महाराजाओं के आश्रितों ने उनके अभिनंदन किए होंगे, धन्यवानों ने अपने वर्गों के लोगों को अभिनंदन किए होंगे, विदेशियों के जुए से देश को मुक्त करने का प्रयास करने वाले को शिक्षितों द्वारा अभिनंदन किया होगा, लेकिन दीन दरिद्रों, शोषित मजदूरों, केवल पेट की आग बुझाने के लिए जीने वाले तथा अज्ञान की दलदल में फंसे हुए स्त्री पुरुषों द्वारा अभिनंदन पाने वाले महापुरुषों और नेता महात्मा ज्योतिबा फूले ही हैं। ज्योतिबा फूले ने 10 जुलाई 1887 को अपना वसीयतनामा लिखा, जिसका 18 जुलाई 1887 को पंजीकरण हुआ। ये वसीयतनामा आज भी महात्मा फूले के सरकार द्वारा संरक्षित उनके निवास पुणे में दर्शनीय है। वसीयतनामा में मेरे बड़े भाई थे राजा राम गोविंद फूले, वो अब जीवित नहीं है। जिस दिन मैं और वो अलग हुए उस दिन से हम दोनों ने अपना अपना जीवन व्यवस्था से जो चल तथा अचल संपत्ति अर्जित की है, हर एक अपनी अपनी संपत्ति का मालिक है। मेरी पत्नी के कोई संतान न होने से गंजपेट में कशोपंत सिंधी के मकान में रहने वाली काशी नामक स्त्री के पुत्र होते ही मेरी पत्नी ने स्वयं उनकी नाल काटी और उसका अपने बेटे की तरह ही लालन पालन किया। हमने उसे गोद लिया और उसका नामकरण किया यशवंत। उसकी आयु अब लगभग 13 वर्ष है। हम दोनों के बाद हमारा पुत्र यशवंत हमारी चल अचल संपत्ति, अन्य संपत्ति का स्वामी होगा। वयस्क बन जाने पर वह वंश परंपरा से उक्त संपत्ति का स्वामी बने और उसका लाभ ले। हमारी संपत्ति पर हमारे रिश्तेदारों और भतीजा गणपत, राजाराम फूले आदि का कोई उत्तराधिकार या स्वामित्व नहीं है। हमारा पुत्र यशवंत अभी आवश्यक है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी सावित्री उसका लालन पोषण कर उसे पढ़ा रहे हैं। इसके मूल में यही उद्देश्य है कि यशवंत अज्ञानी तथा पीड़ित दीनहीन शूद्रादिशूद्र भाइयों का उनके मानव अधिकारों का ज्ञान कराए और धूर्त, ठग, मानद्रोही पंडित पुरोहितों के चंगुल से उन्हें मुक्त कराने में अपना जीवन, अपना सर्वस्व लगाएं तथा अपना जीवन सार्थक बनाएं। हम दोनों की मृत्यु के बाद सत्यशोधक समाज के नियमों के अनुसार हम दोनों का अंतिम संस्कार करने का अधिकार केवल यशवंत को है। हम दोनों के कुल की प्रथा के अनुसार यथा संभव नमक के साथ दफनाया जाए। यदि मेरी मृत्यु के बाद यशवंत नियमित रूप से स्कूल जाकर अध्ययन करके मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके अन्य उपाधियां प्राप्त करने का प्रयास न करे, आवारा बन जाए या पराये युक्ति के पुत्र जैसा बर्ताव करने लगे, तो मेरी पत्नी सत्यशोधक समाज के सदस्य के बहुमत से यशवंत को मेरे हिस्से वाले पुणे के मकान, खेत, बगीचे और कुएं का हिस्सा देकर उसे अन्य संपत्ति से बेदखल कर दे और सत्यशोधक समाज के सदस्यों को बहुमत से यशवंत के बदले माली, कुनबी, गडरिया आदि शूद्र समाज में जो बालक सबसे समझदार और लायक होगा उसे मेरी संपत्ति का स्वामी बनाएं और उसके हाथों सभी कार्य कराएं। संक्षिप्त में शूद्रादि शूद्र को अपना दशानु सदाज बनाने वाले ब्राह्मण और उसके अनुयायियों की मेरे सब और तत्संबंधी विधियों पर छाया भी पड़ने न दिया जाए। 1888 में ज्योतिबा को लकवा की बीमारी ने घेर लिया था और वो बिस्तर पर आराम करते हुए लिखते रहते थे। 27 नवंबर 1890 की रात्रि में उन्होंने अपने निकट के लोगों को बुला लिया और कहा कि अब इलाज की कोई उपयोग नहीं है। अब मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मित्रों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उन्हें लगभग पूरा किया है। आप सभी ने मेरे कार्यों में मेरी जो मदद की उसका मूल्य आंकना संभव नहीं है। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया। मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है लेकिन उसमें कुछ करने की उमंग है। मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ।
मेरे जाने से स्वाभाविक रूप से आपको दुख होगा, लेकिन जो जन्मता है उनका मरना भी तय स्वाभाविक है। पहले हमारे पूर्वज गए, आज मैं जा रहा हूँ, कल आप भी जाएंगे। जब ये निश्चित है तब व्यर्थ शोक क्यों किया जाए। आप अपना कर्तव्य करते रहें और सत्य शोधक समाज के विचारों को अपनाएं। आपको मेरे साथ बहुत तकलीफें सहनी पड़ी और आगे इससे भी ज्यादा तकलीफें सहनी पड़ेगी, लेकिन उनसे न डरते हुए ईश्वर के प्रति आदर रखते हुए आप अपना कार्य करते रहें। रात के 2 बज गए। ज्योतिबा ने सभी से प्रार्थना करने को अनुरोध किया। प्रार्थना शुरू हुई और थोड़ी देर में ज्योतिबा फुले परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। 28 नवंबर 1890 को दोपहर 12 बजे यशवंत ने अंतिम संस्कार किया और एक महात्मा, साहसी, कर्मठ, प्रेरक, बहुआयामी व्यक्तित्व, सामाजिक क्रांति और अग्रदूत सदा सदा के लिए 4 महाभूतों में विलीन हो गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंबई में फुले तांत्रिक माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्य स्मृति में कहा था, जिस जमाने में महात्मा फुले ने स्त्री और शूद्र शिक्षा के प्रसार तथा अस्पृश्यता निवारण के लिए तीव्र संघर्ष किया, वो जमाना बहुत कठिन था। ऐसे कार्य के लिए कहीं से सहायता मिलना संभव नहीं था। भारतीय लोकतंत्र में स्त्री, दलित, शोषित, किसान तथा श्रमिकों की जैसे जैसे उन्नति होगी, वैसे वैसे महात्मा फुले का व्यक्तित्व अधिकाधिक उभर कर सामने आएगा। महाराष्ट्र के एक किसान परिवार में जन्मे महात्मा फुले देश में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी महान कार्यों के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करके गांधी जी ने ज्योतिबा फुले जी के प्रति यह कहकर श्रद्धा व्यक्त की थी, ज्योतिबा असली महात्मा थे। गांधी जी के उद्गार 25 नवंबर 1949 में दीनबंधु नामक पत्र के महात्मा फुले विशेष अंक में प्रकाशित हुए थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर तो महात्मा फुले के व्यक्तित्व कृतित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। वो महात्मा फुले को अपने सामाजिक आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत मानते थे। 28 अक्टूबर 1954 को पुरंदर स्टेडियम में मुंबई में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध तथा कबीर के बाद महात्मा फुले तृतीय गुरु ज्योतिबा फुले हैं। केवल उन्होंने ही मानवता का पाठ पढ़ाया है। प्रारंभिक राजनीतिक आंदोलन में हमने ज्योतिबा के पथ का अनुसरण किया। मेरा जीवन उनसे प्रभावित हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे को 10 अक्टूबर 1946 को महात्मा फुले को समर्पित करते हुए लिखा, जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी का भावना को संबंध में जागृति किया है और जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना अधिक महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फुले की स्मृति में सादर समर्पित है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।